आज जो दुनिया ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव देख रही है वो कोई अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें आज से नहीं बल्कि लगभग 70 साल पहले की राजनीति, तेल और पावर स्ट्रगल में छिपी हुई हैं। अगर हमें आज की सिचुएशन समझनी है तो हमें समय में पीछे जाना होगा 1950 के दशक में। 1950 के समय में ईरान मिडिल ईस्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण देश था। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक था। उस दौर में वेस्टर्न कंट्रीज की एनर्जी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा होता था। लेकिन एक अजीब सिचुएशन थी, जमीन ईरान की, तेल ईरान का, वर्कर्स ईरान के। फिर भी असली प्रॉफिट मोस्टली ब्रिटेन को मिलता था। ये सिस्टम कई सालों तक चलता रहा, लेकिन ईरान के लोगों के अंदर धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। 1951 में मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब था कि अब ईरान के रिसोर्सेज का फायदा सबसे पहले ईरान के लोगों को मिलेगा। ये कदम ईरान के लिए गर्व की बात था, लेकिन वेस्ट के लिए एक बड़ा झटका। ब्रिटेन को सीधा आर्थिक नुकसान हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स को डर था कि कहीं ईरान सोवियत यूनियन के करीब न चला जाए। इस सिचुएशन से निपटने के लिए CIA और MI6 ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, 7 ऑपरेशन एजेक्स। इस ऑपरेशन के दौरान मोसादेक को पावर से हटा दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी की पावर बढ़ा दी गई। इसके बाद ईरान इफेक्टिवली वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ गया। फॉरेन पॉलिसी से लेकर ऑयल डील्स तक कई डिसीजंस पर यूनाइटेड स्टेट्स का असर दिखाई देने लगा। लेकिन ईरान के लोगों ने इस घटना को एक इंसल्ट की तरह महसूस किया। यहीं से ईरान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट की शुरुआत हुई, जो आज भी दिखाई देता है। कुछ साल बाद 1957 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रोग्राम शुरू किया, एटम्स फॉर पीस। इस प्रोग्राम के तहत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई। तेहरान यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया गया। ईरानियन साइंटिस्ट को ट्रेनिंग के लिए MIT भेजा गया। उस समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ वेपन्स नहीं बल्कि मेडिकल और एनर्जी पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो आज ईरान और वेस्ट के बीच सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है। 1971 डॉलर सिस्टम का संकट। 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स के सामने एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस समय तक US डॉलर गोल्ड से लिंक था, लेकिन जब कई देशों ने गोल्ड की डिमांड बढ़ा दी तो सिचुएशन संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया, अब डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इस डिसीजन को इतिहास में निक्सन शॉक कहा जाता है। इससे दुनिया का ट्रस्ट डॉलर पर कमजोर होने लगा। 1974 पेट्रो डॉलर सिस्टम की शुरुआत। इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की, ऑयल सिर्फ US डॉलर में बेचा जाएगा। सऊदी अरेबिया उस डॉलर को US इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी गारंटी देगा। ये सिस्टम धीरे धीरे पूरे ओपेक देशों में फैल गया। इससे डॉलर की डिमांड परमानेंटली बढ़ गई और यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल पावर मजबूत हो गई। इस सिस्टम को कहा गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। आज भी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। फिर आया 1979 जिसने सब कुछ बदल दिया। इस साल आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने ईरान में रेवोल्यूशन लीड किया। मास प्रोटेस्ट्स हुए और अंत में शाह को पावर छोड़नी पड़ी। ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इस रेवोल्यूशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स एक नए फेज में प्रवेश कर गई। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मॉडर्न ईरान US कॉन्फ्लिक्ट की असली कहानी शुरू होती है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका था। ईरान अब एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके रिलेशंस तेजी से खराब हो रहे थे। लेकिन असली टकराव अभी शुरू होना बाकी था। 1980 ईरान इराक वॉर की शुरुआत। 1980 में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ गई, ईरान इराक वॉर। इराक के लीडर सदाम हुसैन को लगा कि ईरान रेवोल्यूशन के बाद कमजोर हो गया है। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि इसमें कई इंटरनेशनल पावर्स इनडायरेक्टली शामिल थी। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इराक को सपोर्ट किया, मिडिल ईस्ट के कई अरब देशों ने भी इराक की मदद की और यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक असिस्टेंस दी। इस वॉर ने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। केमिकल वेपन्स। वॉर का सबसे खतरनाक अध्याय। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक बेहद खतरनाक चीज सामने आई, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल। रिपोर्ट्स के अनुसार इराक ने कई बार केमिकल वेपन्स का उपयोग किया। इन हमलों का असर सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं बल्कि आम सिविलियंस पर भी पड़ा। ईरान ने बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि इन अटैक्स को रोका जाए, लेकिन ग्लोबल रिस्पॉन्स लिमिटेड रहा। इस सिचुएशन ने ईरान के माइंडसेट पर गहरा असर डाला। ईरान के लीडर्स को यह एहसास होने लगा कि इंटरनेशनल सपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा करना रिस्की हो सकता है। 8 साल की जंग, नो क्लियर विनर। ईरान इराक वॉर लगभग 8 साल तक चला, 1980 से 1988 तक। इस लंबी लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंत में कोई क्लियर विनर नहीं निकला।
वॉर सीज फायर पर खत्म हुआ। फिर भी इस कॉन्फ्लिक्ट ने ईरान की सिक्योरिटी थिंकिंग को पूरी तरह बदल दिया। न्यूक्लियर डिबेट, सर्वाइवल का सवाल। वॉर के बाद ईरान के अंदर एक बड़ी डिबेट शुरू हुई। कुछ लीडर्स का मानना था अगर देश को फ्यूचर थ्रेट से बचाना है तो पावरफुल डिटेरेंट होना जरूरी है, और इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी टूल के रूप में देखी जाने लगी। लेकिन उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं, इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स की डिस्कशन ओपनली आगे नहीं बढ़ी। 1989 लीडरशिप चेंज। 1989 में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ। आयतुल्ला खुमैनी की डेथ हो गई और उसके बाद अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। ये लीडरशिप चेंज ईरान की फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसी समय रीजन में थ्रेट्स बढ़ रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर, इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स, गल्फ कंट्रीज के साथ टेंशंस, इन सब फैक्टर्स ने ईरान को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी मजबूत करने के लिए मोटिवेट किया। प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी, डायरेक्ट वॉर से अलग रास्ता। इस पीरियड में ईरान ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। डायरेक्ट वॉर की बजाय उन्होंने रीजनल अलायंसेज और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर फोकस करना शुरू किया। इस स्ट्रेटेजी का उद्देश्य था एनिमीज को डिस्टेंस पर एंगेज करना, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचना। इसी अप्रोच को बाद में एनालिस्ट ने फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी कहा। राइजिंग टेंशंस, मिडिल ईस्ट में नई राइवलरी। जैसे जैसे ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा वैसे वैसे टेंशंस भी बढ़ने लगे। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, इन देशों को डर था कि ईरान रीजनल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाकर इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और मजबूत किया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। पार्ट 2, एंडिंग हुक। अब तक ईरान की सिक्योरिटी थिंकिंग बदल चुकी थी, लीडरशिप चेंज हो चुका था और रीजन में राइवलरी पहले से ज्यादा इंटेंस हो गई थी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 2002 में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर केंद्रित कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ शांत एक्शंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और ग्लोबल प्रेशर का नया दौर। साल 2002 एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिका कर रख दी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति और ग्लोबल सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2002 सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स का खुलासा। अगस्त 2002 में एक ईरानियन ऑपोजिशन ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुनिया के सामने 2 लोकेशंस का नाम लिया, नतांज, अराक। इन जगहों पर अलेजेडली न्यूक्लियर फैसिलिटीज चल रही थी। ये अनाउंसमेंट होते ही इंटरनेशनल मीडिया और गवर्नमेंट्स अलर्ट हो गई, क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज सही में यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी थी तो इसका मतलब था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जांच। इस खुलासे के बाद तुरंत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की इंस्पेक्शन टीम्स ईरान पहुंची। इंस्पेक्टर्स ने साइट्स पर डिटेल्ड जांच की। उन्होंने इक्विपमेंट, मटेरियल्स और टेक्निकल सेटअप का एनालिसिस किया। कुछ रिपोर्ट्स में एनरिचमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के संकेत मिले, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी की चिंता और बढ़ गई। ईरान ने बार बार ये कहा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन कई वेस्टर्न कंट्रीज को इस एक्सप्लेनेशन पर पूरा भरोसा नहीं था। यूरेनियम एनरिचमेंट सिंपल टर्म्स में, नेचुरल यूरेनियम में कई आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल या वेपन के लिए स्पेसिफिक आइसोटोप की हायर कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अगर एनरिचमेंट लेवल लो हो तो इसका उपयोग पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर एनरिचमेंट लेवल बहुत हाई हो जाए तो वही मटेरियल थियोरेटिकली न्यूक्लियर वेपन बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। यही कारण था कि एनरिचमेंट प्रोसेस ग्लोबल डिबेट का सेंटर बन गया। ग्लोबल प्रेशर, सैंक्शंस का दौर शुरू। जैसे जैसे सस्पिशन बढ़ा वैसे वैसे इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू किए। इन सैंक्शंस का उद्देश्य था ईरान की इकोनॉमी पर प्रेशर डालना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो या स्टॉप करना, ईरान को नेगोशिएशंस के लिए मजबूर करना। सैंक्शंस का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। करेंसी वैल्यू प्रभावित हुई, इंटरनेशनल ट्रेड मुश्किल हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने लगा। लेकिन ईरान ने प्रोग्राम को पूरी तरह बंद नहीं किया। कोवर्ट ऑपरेशंस, शैडो वॉर की शुरुआत। डिप्लोमेसी और सैंक्शंस के साथ साथ एक इनविजिबल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया, जिसे एनालिस्ट ने शैडो वॉर कहा। इस फेज में कई अनयूजुअल इंसिडेंट सामने आए, साइबर अटैक्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, सेंसिटिव फैसिलिटीज में डिसरप्शंस। इन घटनाओं ने ग्लोबल हेडलाइंस बनाई, लेकिन कई डिटेल्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये एक्शंस न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकते थे। इजराइल की ग्रोइंग कंसर्न। इजराइल के लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा सेंसिटिव थी। ज्योग्राफिकली इजराइल ईरान के पोटेंशियल थ्रेट जोन में आता था, इसलिए इजराइल ने रिपीटेडली ये वार्निंग दी, अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो मिलिट्री ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज नहीं था, बल्कि
रीजनल टेंशन का संकेत भी था। ईरान की स्ट्रेटेजी, हिडन फैसिलिटीज। इंक्रीजिंग प्रेशर के बावजूद ईरान ने अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए नई स्ट्रेटेजीज अपनाई। कुछ फैसिलिटीज को अंडरग्राउंड लोकेशंस में शिफ्ट किया गया, सिक्योरिटी सिस्टम्स और सर्वेलेंस भी मजबूत किए गए। इस अप्रोच का उद्देश्य था एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन, प्रोग्राम कंटिन्यूटी बनाए रखना, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मेंटेन करना। टर्निंग पॉइंट, रीजनल पावर बैलेंस। 2000 के दशक के मिड तक मिडिल ईस्ट में एक नई रियलिटी बन चुकी थी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं रहा था, बल्कि रीजनल पावर बैलेंस का सेंट्रल फैक्टर बन गया था। हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से एडजस्ट करने लगी। दुनिया अब दो कैंप्स में बढ़ चुकी थी, एक तरफ डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस, दूसरी तरफ प्रेशर और डिटरेंस। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। 2015 में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे कहा गया ईरान न्यूक्लियर डील। ये डील कुछ समय के लिए टेंशंस कम करने वाली थी, लेकिन बाद में यही एग्रीमेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बना। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना।